everybody and welcome to Daily Current Affairs for 8th of April. आज 8 तारीख है और यहाँ पर हम आइए 5 टॉपिक्स देखते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा दैट इज यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन। ठीक है, तो हाल ही में भारत को इलेक्ट किया गया है टू द हाईएस्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी जो कि यूएन का है। स्टैटिस्टिकल मतलब कि सर्विस वगैरह जो कंडक्ट करते हैं, और ये 4 साल के लिए भारत को चुना गया है जो शुरुआत होगा जनवरी 1, 2024 और भारत को एक्चुअली 53 में से 46 वोट उनके फेवर में मिले हैं। तो आपसे डायरेक्ट सवाल होगा इस बॉडी के ऊपर, क्योंकि इंडिया जब जब किसी चीज का मेंबर बनता है, जैसे फिलहाल G20 का प्रेसिडेंट है, SCO का है, तो उन पे सवाल होंगे। उसी तरीके से ये यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है ये हाईएस्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी भी है यूएन का, और इसमें भारत को 4 साल के लिए जो है वो चुना गया है। ठीक है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अभी ये जो स्टैटिस्टिकल कमीशन है इसको एस्टैब्लिश भी तभी किया गया है जिस साल भारत आजाद हुआ था 1947। तो आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये हाईएस्ट बॉडी है ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम का, जहां पे वो चीफ स्टैटिस्टिशियंस को बुलाते हैं, अलग अलग मेंबर। यहाँ स्टेट्स का मतलब होता है कि कंट्रीज, ठीक है, फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज वगैरह को कंडक्ट करने के लिए, और ये अलग अलग तरीके के काम को जो कि यूएन का स्टैटिस्टिकल डिवीजन है उसके फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जुलाई 1999 से कमीशन जो है वो हर साल मीट भी करता है, यानी कि एवरी ईयर उनका कुछ मीटिंग्स भी होता है। और इलेक्शन की बात कर लेते हैं, जिसमें 24 मेंबर स्टेट्स हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं बाय इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूएन का एक काउंसिल होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो ये उसमें 24 सदस्य जो है वो चुने जाते हैं अलग अलग रीजन से, जैसे कि अफ्रीकन स्टेट से 5 होते हैं, एशियन स्टेट्स से 4, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स से 4, लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन को मिलाकर के 4, और वेस्टर्न यूरोपियन और बाकी को मिलाकर के कुल 7। तो इस तरीके से एलोकेशन जो है वो किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने बताया है कि प्रमोट करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स और कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए बात हुई है। डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल सर्विसेज की बात करी गई है, और ये ऑर्गन्स जो है यूएन का उनको एडवाइस भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और आज के करंट अफेयर्स में ज्यादातर हमने रिपोर्ट्स को ही लिया है भारत से रिलेटेड, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3rd एडिशन इसका आया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का 2022 का, जिसमें कर्नाटका जो है वो टॉप में है अमंग 18 लार्ज स्टेट्स। ठीक है, जस्टिस देने में कर्नाटका जो है वो टॉप पे है। तो डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो टॉप पे है एज पर द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, तो कर्नाटका का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा इसको इनिशिएट किया गया 2019 में, ठीक है, बाय टाटा ट्रस्ट। तो ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा इनिशिएटेड है, और ये कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है जहां पे जस्टिस डिलीवरी किस तरीके से हो रहा है उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना, और अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो उसको इंप्लीमेंट करना। और ये 4 पिलर्स पे बेस्ड है। बेसिकली वो 4 पिलर्स कौन-कौन से हैं, तो पुलिस है, जुडिशरी है, प्रिजन्स है और लीगल एड है। ये बेसिकली 4 जो है वो पिलर्स हैं। ठीक है, तो ये आपको भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हर पिलर का, जो बेसिकली है वो कैटेगराइज किया गया है कि अलग अलग तरीके से, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज कितना बजट एलोकेट किया जाता है, वर्कलोड कितना है, डाइवर्सिटी कितना है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेंड्स, इन सब की बात करी जाती है। साथ साथ में ये जो रिपोर्ट है वो अलग अलग सेंटर से भी कोलैबोरेट करके काम करता है, जैसे कि दक्ष हो गया, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, टिस प्रयास, ये सारे। कर्नाटका जो है वो टॉप में है। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु जो है वो 2nd पोजीशन पे है, तेलंगाना जो है वो 3rd पोजीशन पे है, और उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ पे लोवेस्ट स्थान हासिल किया है। तो टॉप पे कर्नाटका है, बॉटम पे उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 7 स्मॉल स्टेट्स में, तो वहां पे स्मॉल स्टेट्स में टॉप सिक्किम ने किया है। तो लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटका है और स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में सिक्किम है। और ये जो 3rd रिपोर्ट है ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी जुड़ा हुआ है। लीगल एड वगैरह की बात करी जाती है कि 44% से रिड्यूस किया गया है। तो जो भी ये बता रहे हैं कि स्टेट्स ने इंक्रीज तो किया है बजट एलोकेशन लीगल एड के लिए, लीगल एड क्लिनिक्स के लिए, लेकिन ओवरऑल रिडक्शन देखने को मिला है 44% का। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज बासोहली पेंटिंग। तो वर्ल्ड फेमस बासोहली पेंटिंग जो है ये बेसिकली कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर का, वहां से ये बिलोंग करता है। जीआई टैग इसको दिया गया है। बेसिकली ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में है जब जीआई रजिस्ट्रेशन जम्मू रीजन से दिया गया है हैंडीक्राफ्ट के पर्सपेक्टिव से। तो जम्मू कश्मीर का ये पहला प्रोडक्ट है जो हैंडीक्राफ्ट के कैटेगरी में लाई करता है, बासोहली पेंटिंग। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हमने एक रिसेंट में शॉर्ट्स भी डाला था जहां पे मैंने बताया था वहां पर कि वाराणसी पान को भी जीआई टैग दिया गया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप शॉर्ट्स में आप जाकर के वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। तो उसको भी जीआई टैग दिया गया है, यानी कि हाल में कुछ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग बढ़ाया जा रहा है।
तो सवाल जीआई टैक्स पे भी होगा, जहां हो सकता है प्रोडक्ट का नाम एक तरफ हो और एक तरफ स्टेट्स हो और आपको मैच द फॉलोइंग में बताना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्टाइल की बात कर लेते हैं। तो ये मिनिएचर आर्ट स्टाइल है, जहां पे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है नेचुरल आर्टिफिशियल पैटर्न्स का इस्तेमाल करके। बासोली रीजन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये फ्लरिश किया था 17th एंड 18th सेंचुरीज के आसपास का। टाइम पीरियड थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा आप रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे लोकल रूलर्स जो है उनको दर्शाया जाता था राधा कृष्ण, यानी कि सेक्युलर है भगवान कृष्ण, और उनसे जुड़ा हुआ फिर माधव मालती लव थीम्स भी दिखाया गया है, और इसके अलावा थीम्स फ्रॉम द भगवत पुराण। तो ज्यादातर माइथोलॉजिकल चीजें आपको देखने को मिल जाएगा, लोकल रूलर्स वगैरह, राधा कृष्ण और माधव मालती लव थीम्स, और इसके अलावा भगवत पुराण के थीम्स। सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये फर्स्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स में भी आता है। बासोली पेंटिंग्स को माना जाता है फर्स्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स। तो डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि फर्स्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स क्या है? तो बासोली पेंटिंग है जो कि फर्स्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स है। सैलिएंट फीचर्स क्या है? तो ये परफेक्ट जियोमेट्रिकल पैटर्न्स है, ब्राइट कलर्स है और ग्लॉसी एनामेल वगैरह है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो रिच कॉस्ट्यूम्स है, स्टाइलिश फेसेस है, और अलग अलग तरीके से आपको ब्लेंडिंग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। प्रिंट किया जाता है पेपर पे, क्लॉथ पे और वुड पे, जहाँ पे नेचुरल पिगमेंट्स और डाइस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जिसको पूरे 7 साल हो चुके हैं। तो सवाल अगेन इस पे हो सकता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है उसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा 2016 में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा 2016 में, और ये प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप ग्रास रूट लेवल पे, ताकि फोकस किया जा सके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और जॉब क्रिएशन पे। इसका जो स्कीम है वो एक्सटेंड किया जाएगा अप टू ईयर 2025। इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया है और ज्यादा स्टार्टअप्स के लिए 2025 तक का। आप इसको याद रखिएगा। ईपीएफओ में भी सवाल आ सकता है सोशल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और बाकी एग्जाम्स में भी क्वेश्चन इस पे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो ये प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह महिलाओं में, एससी एंड एसटी कैटेगरी के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि किसके बीच में, किसके लिए ये है दरअसल, तो ये महिलाओं के लिए है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए है। वहां कोई महिला पुरुष नहीं, वहां सब कुछ को कवर करता है, लेकिन ऐसे सिर्फ महिलाओं के लिए। ये करता क्या है? तो ये लोन्स देता है फॉर ओनली ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड? ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, सिर्फ प्लान हुआ है और उसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, वो है ग्रीनफील्ड। और ब्राउनफील्ड का मतलब कि काम चालू है, अभी कंस्ट्रक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन चालू है, वर्क जो है वो प्रोसेस में है, तो वो ब्राउनफील्ड है। तो ये जो लोन देगा वो सिर्फ ग्रीनफील्ड, आपके दिमाग में एक अच्छा प्लान है उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे लोन दिया जाएगा। किस फील्ड में? मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में, ट्रेडिंग सेक्टर में और एग्रीकल्चर में। इसके अलावा फैसिलिटेट करता है बैंक को लोन्स 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का, टू एटलीस्ट 1 शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब को बोरोवर को, और एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर को पर बैंक ब्रांच ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो जितने भी ब्रांच हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के, उनके सारे ब्रांचेस में एटलीस्ट एक उनको एससी को, एक एसटी को और एक महिला को मिनिमम 10 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़ का लोन देना होगा एज पर दिस स्कीम, ठीक है। तो ये पॉइंट भी स्टेटमेंट बेस्ड में आ सकता है। तो यहाँ पे पर बैंक ब्रांच लिखा हुआ है, पर बैंक लिखा होगा तो गलत होगा, पर बैंक ब्रांच। नेक्स्ट, गवर्नमेंट अलोकेट नहीं करता है फंड्स फॉर लोन्स अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या सरकार अलग से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है? बिल्कुल गलत। गवर्नमेंट अलग से फंड्स नहीं देती है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। अचीवमेंट क्या है? तो जो लोन सैंक्शन किया गया है वो बढ़ा है 10 गुना से भी ज्यादा, और इसमें 1.8 लाख महिलाएं जो हैं और एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स वो उनको लोन दिया गया है। और इस तरीके से ये डेटा है, कुछ आपको बहुत मेंस में आप लिख सकते हो कि नियरली 70% बोरोवर्स का बढ़ोतरी हुआ है एससी एसटी का 2021 से 23 के बीच में। इसके अलावा आप देखोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह आसान है, इंटेंसिव पब्लिसिटी वगैरह इसका किया गया है, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक हमारा दैट इज ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स 2023। तो अगेन एक रिपोर्ट है, जैसे हमने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट देखा, ठीक है, उसको रिलेटेड हमने कवर किया। और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो ग्लोबल ट्रेड आउटलुक है, इसको पब्लिश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है WTO। इसका हेडक्वार्टर्स जेनीवा स्विट्जरलैंड में है, और ये बताता है कि वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम जो है वो बढ़ा है फ्रॉम 1.7% इन 2023 टू 3.2% इन 2024, यानी कि ग्रोथ करने की बात करी गई है और अप्रोक्सीमेटली डबल, ठीक है, एक साल में। और जो वैल्यू ऑफ वर्ल्ड कमर्शियल सर्विसेज होगा वो भी बढ़ने की बात करी गई है 15% से लेकर के, जो कि 6.8 ट्रिलियन के आसपास का करने का बात
किया गया है। और इससे रिस्क जो जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप देखोगे तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर और बाकी चीजें भी हैं। साथ साथ आप देखोगे तो फूड इनसिक्योरिटी वगैरह है, क्योंकि रेनफॉल पैटर्न जो है वो काफी चेंजेस देखने को मिल रहा है। पोटेंशियल है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का, और मॉनेटरी पॉलिसी आप देख ही रहे हो टाइटनिंग अपना रहे हैं, और साथ साथ में लेवल्स ऑफ डेट भी जो है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल हमारा डेली करंट अफेयर्स था फॉर 8th ऑफ अप्रैल। आई होप आपको ये 5 टॉपिक्स जो हैं वो कुछ नया सिखा रहे होंगे और आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। और अगर ऐसा कुछ है तो जरूर आप प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कमेंट भी करके बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा इन्फॉर्मेशन को। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।